आइए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं डॉक्टर अपर्णा नांदुरकर से, जो कि अलियावर जंग मुंबई में ऑडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में फैकल्टी है। वह अलियावर जंग के साथ 30 साल से अधिक वर्षों से जुड़ी हुई है और सितंबर 2015 से ADIPCI कार्यक्रम के लिए अखिल भारतीय कोऑर्डिनेटर भी है। वह शिक्षण और क्लिनिकल ट्रायल्स और ASLP और स्पेशल बच्चों के देखभालकर्ता में भी शामिल है। तो स्वागत है आपका डॉक्टर अपर्णा नांदुरकर। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मुझे वी कनेक्ट फाउंडेशन का थैंक्स करना है, क्योंकि उन्होंने मुझे इस कॉन्फ्रेंस में, जो एक पहले तरह का कॉन्फ्रेंस है, ये ऐसे हो रहा है पेरेंट्स का कॉन्फ्रेंस, तो उसके लिए मैं उनको कांग्रेचुलेट करती हूँ और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए भी मैं उनके आभार करती हूँ। तो आज मैं इसमें बात करूंगी कि हमारी जो संस्था है अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज या अलियावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण विकलांग संस्थान, इसका जो श्रवण बाधित बच्चे हैं, जिन बच्चों को हियरिंग लॉस है, उनके फैमिलीज के लिए AYJ का रोल क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो ये संस्थान जो है, हो सकता है काफी पेरेंट्स जो आज यहाँ पे जुड़े हुए हैं काफी बार AYJ जा चुके होंगे, शायद कुछ पेरेंट्स जो बाहर के हैं उनके लिए ये नया होगा। तो ये हमारा संस्थान है जो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मतलब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये संस्थान आता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट है और ये जो संस्थान है हमारा मिशन क्या है कि जो स्पीच और हियरिंग इम्पेयर्ड व्यक्ति है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, ये एक मिशन है। और ये सिर्फ सीमित नहीं है बड़े शहरों में या मुंबई के लिए। हमारा हेडक्वार्टर्स जो है वो मुंबई में है, लेकिन हमारा कार्य जो है वो पूरे देश में फैला हुआ है। तो जो देश भर के लोग हैं उनकी नीड्स को एड्रेस करने के लिए हमारे रीजनल सेंटर्स है 4 जगहों पे, और उसके अलावा हमारी मिनिस्ट्री ने कॉम्पोजिट रिहैबिलिटेशन सेंटर भी जगह जगह पे खोले हैं, जिसको हमारी संस्था सपोर्ट करती है। तो ये जगह है जहाँ पे हमारे संस्था सपोर्ट करती है। संस्थान के मेन जो उद्देश्य है, उद्देश्यों में ये है कि सेवाएं उपलब्ध कराना जो स्पीच और हियरिंग इम्पेयर्ड व्यक्ति है उनके लिए। उसके अलावा मैन पावर, जो प्रोफेशनल्स होते हैं ऐसे व्यक्तियों को सेवा देने वाले, जैसे ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है, स्पेशल एजुकेटर है, या फिर AVT देने वाले थेरेपिस्ट होते हैं, ईयर मोल्ड्स बनाने वाले टेक्नीशियंस होते हैं, ऐसे सारे टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग करना। इतने ही नहीं बट अदर पीपल, जैसे पेरेंट्स को भी हम ट्रेनिंग देते हैं, या फिर ग्रास रूट लेवल वर्कर जैसे आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं, या फिर और जो भी लोग जुड़े होते हैं इन बच्चों के साथ, ऐसे लोगों को हम ट्रेनिंग देने में रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा रिसर्च बहुत ही जरूरी है। जो भी सेवाएं हम देते हैं इन बच्चों को, इन फैमिलीज को, उसको सदोदित इम्प्रूव करते रहना, उसको बेहतर करते रहना, इसके लिए रिसर्च बहुत जरूरी है। तो वो हमारी संस्था बहुत बड़े मायने में करती है। और उसके अलावा जो व्यक्ति हम तक नहीं पहुंच सकते हैं, ऐसे काफी फैमिलीज है जो बड़े शहरों में आके हमारी सेवाएं उपलब्ध नहीं करा सकते हैं खुद को, तो ऐसे लोगों के लिए हम उन तक पहुंचते हैं। तो उसके लिए हमारे कुछ आउटरीच सर्विसेज भी है। और ये हमारे सारे जो उद्देश्य है उनको फुलफिल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं संस्थान में। लेकिन जो फैमिलीज आते हैं उनका कार्य ज्यादातर ये जो ऊपर के डिपार्टमेंट्स है इतने, उसमें ज्यादातर उनका काम
होता है। तो अभी थोड़ा हम देखते हैं कैसे शुरुआत होती है। जब भी कोई भी फैमिली में एक बच्चे के बारे में उनको ये सस्पिशन होता है कि बच्चे को शायद सुनने की तकलीफ है, तब पहले क्या करते हैं, तो सुनने की जांच करते हैं। तो आप सब लोग जानते हैं अलग अलग तरह के सुनने की जांचें होती है। हमारे यहाँ ये सारी जांचें होती है, राइट फ्रॉम छोटा अगर बच्चा है, नवजात शिशु है, कुछ दिनों का, कुछ महीनों का, तो उनके लिए अलग तरीके अपनाए जाते हैं टेस्टिंग के लिए। और जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, आप में से काफी लोगों ने देखा होगा, ये छोटे बच्चे के लिए कुछ खिलौने यूज करके, ऑडियोमीटर हमारा होता है वो यूज करके, ये है खिलौने के सहायता से ट्रेनिंग टेस्टिंग करते हैं। ये बच्चे को हम सिखाते हैं, दूसरे रूम में बैठ के ये ऑडियोमीटर होता है उसके सहायता से सुनने की जांच करते हैं। या फिर एकदम छोटे बच्चे हैं तो जैसे अभी बात हो रही थी नवजात शिशु के स्क्रीनिंग के बारे में, तो उसके लिए जिस तरह की जांचें की जाती है, बेरा टेस्ट या फिर ओएई टेस्ट, ये सारी जांचें एकदम आधुनिक उपकरणों के साथ यहाँ पे संस्थान में की जा सकती है। तो एक बार सुनने की जांच हो गई और अगर ये पता चला कि बच्चे को सुनने में तकलीफ है, सुनने में लॉस है और उसको हियरिंग एड लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हियरिंग एड लगाने के पहले अलग अलग और जांचें हम करते हैं। ईएनटी डॉक्टर देखते हैं, हमारे पास कंसल्टेंट ईएनटी आते हैं, वो देखते हैं बच्चों को, अडल्ट्स को, और जो भी उचित सलाह होती है वो देते हैं। बुद्धि की जांच बच्चों की जाती है। उसके अलावा शैक्षिक एजुकेशनल असेसमेंट, जिसको हम बोलते हैं प्री रीडिंग स्किल्स, प्री राइटिंग स्किल्स, बोलने की जांच, स्पीच एंड लैंग्वेज असेसमेंट, ये जांचें भी की जाती है। उसके अलावा बाद में मशीन लगाने के पहले, बच्चे को हियरिंग एड या श्रवण यंत्र लगाने के पहले कान के ढांचे बनाते हैं, ईयर मोल्ड बनाते हैं, तो वो बनाने की सुविधा है हमारे यहाँ पे। उसके अलावा मशीन लगा के जांच करते हैं। मशीन ऐसे ही हम खरीद नहीं सकते हैं जाके, या ऐसे ही कोई भी मशीन उठा के नहीं लगा सकते हैं, तो उसकी पहले जांच होती है। जांच होने के बाद हमारे संस्थान में सरकार की जो योजना है एडिप स्कीम, उसके अंतर्गत इनकम के आधार पर जो फैमिलीज इनकम के क्राइटेरिया में आते हैं, उनको फ्री में बीटी मशीन दी जाते हैं। उसके लिए उनको उचित कागजात जमा करने पड़ते हैं, जैसे इनकम का प्रूफ है, आधार कार्ड है, डिसेबिलिटी या यूडीआईडी कार्ड है, और फोटो, ये सारे जमा करने पर हियरिंग एड्स फ्री में दिए जाते हैं। बच्चों को 2 हियरिंग एड्स फ्री में दिए जाते हैं। एक बार हियरिंग एड मिला, सब जांचें हो गई, उसके बाद काफी बार पेरेंट्स को सरकारी संस्थान की तरफ से रिपोर्ट की जरूरत होती है। अगर बच्चे को स्कूल में भर्ती कराना है या फिर किसी और जगह पे जाके आगे कुछ जांचें करनी है, तो रिपोर्ट की जरूरत होती है, तो हम समरी रिपोर्ट देते हैं। उसके बाद अभी तक जो भी जांचें हुई है, बच्चे के क्या इश्यूज है, हर जांच में क्या रिपोर्ट आया है, उसके बारे में पेरेंट्स को, फैमिली जो भी देखभाल करता है बच्चों के, उनको हम उसकी जानकारी देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। और काउंसलिंग मतलब 2 तरह का होता है। एक तो है इंफॉर्मेशनल काउंसलिंग, मतलब जानकारी दी जाती है। काफी बार हम ये देखते हैं कि जो भी बच्चा हियरिंग लॉस बच्चे को है, वो 90% एक हियरिंग फैमिली में पैदा होता है, तो पेरेंट्स को काफी चीजों की जानकारी नहीं होती है, तो वो जानकारी देना। उसके अलावा हमारे यहाँ एक फुल फ्लेज साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो अगर किसी तरह का सपोर्ट पेरेंट्स को चाहिए उनके डील करने में, बच्चे के डायग्नोसिस के साथ, या आगे भी कोई भी प्रॉब्लम्स है, कुछ फैमिली डायनामिक्स है, उसके लिए भी कुछ तरह के सपोर्ट
काउंसलिंग देने की सुविधा है। उसके अलावा हियरिंग एड में जो भी हियरिंग एड सरकार की स्कीम में हम दे रहे हैं, उसमें अगर कोई रिपेयर की जरूरत है, हियरिंग एड काम नहीं कर रहा है, तो उस तरह के माइनर रिपेयर्स, छोटे मोटे रिपेयर्स करने के लिए भी हमारे पास लैब है। उसके आगे बच्चे को हियरिंग एड लगाने के बाद उसको थेरेपी की जरूरत होती है। ऑडिटरी ट्रेनिंग देना है, स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी देनी है बच्चे को, और वो जितने जल्दी हम चालू करेंगे उतना बेहतर है, और वो पेरेंट्स के थ्रू ही ये थेरेपी होती है। तो अभी हम संस्थान में पेरेंट्स आते हैं, हफ्ते में 1 बार 2 बार जैसे भी उनको हो सकता है डिस्टेंस के हिसाब से, और अभी कोविड के समय में हम ऑनलाइन थेरेपी भी दे रहे हैं, क्योंकि उस समय संस्थान में पहुंचना मुमकिन नहीं था काफी पेरेंट्स को, तो ऑनलाइन थेरेपी भी दी जाती है। अभी हाल ही में 3 या 4 महीने पहले संस्थान ने क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की स्थापना की है। तो अभी तक तो क्या था, हमारा संस्थान जो है वो वाचा और श्रवण दोष वाले बच्चों के तरफ ही ज्यादा थेरेपी और इंटरवेंशन दे रहा था। लेकिन अभी अलग अलग तरह के डिसेबिलिटीज, जैसे कोई बच्चों को ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है या फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले बच्चे हैं, उनको अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, इस तरह की अगर कोई भी इंटरवेंशन चाहिए, थेरेपीज चाहिए, तो उसकी भी अवेलेबिलिटी अभी हमारे संस्थान में है। एक बहुत अच्छा आधुनिक क्रॉस डिसेबिलिटी सेंटर बना हुआ है। उसके अलावा शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं हम। इंडिविजुअल एजुकेशनल इंटरवेंशन, प्री स्कूल भी है, स्कूल में जाने के पूर्व बच्चों की तैयारी करने के लिए 5-6 बच्चों का ग्रुप बना के स्पेशल टीचर प्री स्कूल ले रहे हैं बच्चों के। उसके अलावा पेरेंट्स को अलग अलग शिक्षा से रिलेटेड अगर कोई समस्या है उसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मार्गदर्शन और ऑनलाइन पेरेंट्स के वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लिए जाते हैं। उसके अलावा पिछले काफी सालों से हमारी संस्थान जो है वो ओपन स्कूलिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, मतलब जो बच्चे स्कूल के तरफ से अपना 10वीं या 12वीं कंप्लीट नहीं कर पाए हैं और बाहर से करना चाहते हैं ओपन स्कूल से, ऐसे बच्चों के लिए हमारी तरफ से काफी हद तक सुविधाएं दी जाती है। हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो स्टडी सेंटर है NIOS के लिए 10वीं तक ही, लेकिन आगे की सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो ये वेबसाइट मैंने यहाँ पे दी है, वेबसाइट के ऊपर सारी जानकारी है। अगर कोई भी बच्चे ओपन स्कूल की तरफ से 10वीं में अपीयर करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट में जानकारी उनको मिल सकती है, या फिर हमारे संस्थान में भी आगे की जानकारी मिल सकती है। उसके अलावा कॉकलियर इम्प्लांट के संदर्भ में सारी तरह के सर्विसेज दिए जाते हैं। मैपिंग की सुविधा उपलब्ध है, मैपिंग के बाद में जो भी जांचें करनी है उसकी सुविधाएं है। पोस्ट इम्प्लांट थेरेपी की सुविधाएं है, और अगर कॉकलियर इम्प्लांट की जो बच्चों की मशीन होती है, बाहरी मशीन, उसके एक्सेसरीज में उसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उसकी जांच करना और उनको उचित तरह से मार्गदर्शन करना, ये चीजें भी यहाँ पे उपलब्ध है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो कि अभी बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, और UDID कार्ड, यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड। तो ये स्वावलंबन कार्ड.gov.in ये वेबसाइट है इसकी। लेकिन हमारे संस्थान में जो व्यक्ति एक एरिया में, मुलुंड, दहिसर और मानखुर तक के एरिया में जो व्यक्ति रहते हैं, वो AYJ आके बुधवार और शुक्रवार को आके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अर्जी कर सकते हैं।
वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उनको वहां से मिल सकता है। और यूडीआईडी कार्ड के लिए भी हम फैसिलिटेट करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन करना, और उस जो भी जरूरी कागजात है उनको अपलोड करना यूडीआईडी कार्ड के लिए, इसमें भी हम सहायता करते हैं। उसके अलावा जब बच्चे 10वीं 12वीं या कोई भी बोर्ड एग्जाम में या फिर आगे चल के कोई भी जॉब इंटरव्यू में उनको जाना है और उनको मेडिकल बोर्ड के तरफ से फॉर्म दिया जाता है और बोला जाता है कि आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से मेडिकल बोर्ड से इसका सर्टिफिकेट कराना है, तो वो सुविधा भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। जो ईएनटी है, जो मेडिकल बोर्ड है, वो इसका सर्टिफिकेशन और स्टैंपिंग भी देते हैं बच्चों को। उसके अलावा रेलवे कंसेशन, आपने अभी सुना कि काफी सारी सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही है। राइट्स, आपके जो राइट्स है, कंसेशंस है, उसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। तो रेलवे कंसेशन एक ऐसी चीज है जो मिलती है टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो ये रेलवे कंसेशन के लिए एवाईजे में आना पड़ता है। उसके लिए रिसेंट ऑडियोग्राम करके, आधार कार्ड और फोटो लेके हमारे डिपार्टमेंट के, ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो हेड है उनका सर्टिफिकेट और जो ईएनटी डॉक्टर है उनका स्टैंप और सिग्नेचर, ये मिलने पर आपको कंसेशन सर्टिफिकेट मिलता है। रेलवे कंसेशन के भी जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो यहाँ पे मैंने लिंक डाले हैं, आई कैन शेयर इट, जिनको चाहिए आप दे सकते हैं। इसमें अभी क्या है, रेलवे कंसेशन जो है वो ऐसे व्यक्तियों को दिए जाते हैं जिनको सिर्फ सुनने की ही नहीं बल्कि बोलने की भी प्रॉब्लम है। वेरी सिंपली, इन क्रूड वर्ड्स, दे हैव कॉल्ड इट डेफ एंड डम। अभी हम जानते हैं सब लोग कि डम्ब इस शब्द का प्रयोग हम बिल्कुल नहीं करते हैं क्योंकि इट इज फैलेशियस, बट ये हम अभी उसके तरफ काफी काम कर रहे हैं, ये रूल्स बदलाव लाने में इसके लिए। बट अभी फिलहाल ऐसे लोगों को रेलवे कंसेशन दिया जाता है जिनको सुनने और बोलने दोनों की प्रॉब्लम है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको सुनने में तो तकलीफ है लेकिन मशीन का अच्छा फायदा हो रहा है या कॉक्लियर इम्प्लांट हुआ है, इसके लिए उनकी स्पीच नॉर्मल है, तो उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तो मिल सकता है लेकिन रेलवे कंसेशन उनको नहीं मिलेगा। उसके अलावा जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको ड्राइविंग करना है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो उसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। जब लाइसेंस के लिए आरटीओ में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे आपको तो हियरिंग लॉस है, आप मशीन पहन रहे हो, तो जाके हमारे लिए सर्टिफिकेट लेके आओ। तो दैट सर्टिफिकेट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। तो उसके लिए भी में आना है, रिसेंट ऑडियोग्राम निकालते हैं। उसके अलावा दोनों कानों में हियरिंग एड लगा के टेस्टिंग होती है। उसके रिपोर्ट में अगर ये दिखाई देता है कि हियरिंग एड का बेनिफिट उचित है तो ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबिलिटी होती है। ये रिपोर्ट होने के बाद अगर रिजल्ट एलिजिबिलिटी में आता है तो एक हमारी संस्थान के तरफ से एक फॉर्मेट में लेटर इशू किया जाता है जो लेकर व्यक्ति आरटीओ में चले जा सकते हैं और ड्राइवर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, 11वीं 12वीं इवन 10वीं में पेरेंट्स को ये सोचना, पेरेंट्स शुरू करते हैं कि आगे ये क्या करेगा, जॉब या फिर कोई ट्रेनिंग, तो वोकेशनल गाइडेंस भी हम देते हैं, व्यावसायिक मार्गदर्शन और कुछ हद तक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ डीटीपी कंप्यूटर में कुछ कोर्सेस चलते हैं जैसे आप देख रहे हैं। जॉब प्लेसमेंट में काफी मदद करते हैं हमारे सोशो इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट, काफी मदद करते हैं एम्प्लॉयर्स के साथ जाके बात करना, उनको जानकारी देना कि श्रवण बाधित अडल्ट किस तरह का काम कर सकते हैं, उनके स्किल्स को हाईलाइट करना, ये सारे काम इस डिपार्टमेंट के जरिए किए जाते हैं। उसके अलावा इंडियन साइन लैंग्वेज के लिए काफी सर्विसेज यहाँ से दी जाती है। एक कोर्स हम चलाते हैं 2 साल का डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज। तो ये डिप्लोमा कोई भी ज्वाइन कर सकता है और इंडियन साइन लैंग्वेज में अपने स्किल्स को बढ़ावा दे सकता है। उसके अलावा अगर किसी जगह पे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर
की जरूरत है तो उसके लिए हम सपोर्ट भी देते हैं। ऑनलाइन वर्कशॉप्स होते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम किए जाते हैं। आजकल काफी दिखाई देता है कि इसमें रुचि रखते हैं काफी लोग। मैंने हाल ही में देखा है कुछ यंगस्टर्स जब दूसरी कोई भाषा सीखना चाहते हैं तब वो फ्रेंच, जर्मन ये भाषा चुनने के बजाय अभी साइन लैंग्वेज भी चूज कर रहे हैं एक नई भाषा सीखने के लिए। तो ये सीखने की सुविधा ऑनलाइन भी है, काफी कोर्सेस है। अभी हम ऑनलाइन कोर्सेस तो नहीं चला रहे हैं, बट हाल ही में हमारे सरकार ने एक पूरा संस्थान तैयार किया है, इंडियन साइन लैंग्वेज रीजनल ट्रेनिंग सेंटर, रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, जिसका वेबसाइट मैंने यहाँ दिया है। तो साइन लैंग्वेज के बारे में सारी जानकारी है उनके वेबसाइट पे। ISL की डिक्शनरी फ्री अवेलेबल है, तो जिसको भी सुविधा चाहिए उसके बारे में वो अप्रोच कर सकते हैं। उसके अलावा हम डिसेबिलिटी इंफॉर्मेशन लाइन ये चलाते हैं। तो ये देश भर में कहीं भी अगर कोई भी व्यक्ति बैठा है और उनको डिसेबिलिटी के बारे में, कोई भी डिसेबिलिटी, ऐसे ही नहीं कि हियरिंग लॉस के बारे में ही, बट अगर कोई भी मेंटल रिटार्डेशन या फिर ब्लाइंडनेस इसके रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, उनके कारण क्या होते हैं, वो कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, उनके लिए एड्स एंड अप्लायंसेस क्या होते हैं, कंसेशन क्या होते हैं, ये सारी जानकारी उस पे एक फोन कॉल पे IVRS के थ्रू अवेलेबल है और ये 24 घंटा चालू रहती है। उसके अलावा सरकार का, हमारे डिपार्टमेंट का और एक इनिशिएटिव है मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन, किरण इसका नाम है। और ये इसमें भी हमारा काफी योगदान है, हमारे काफी सारे स्टाफ ये कॉल्स लेते हैं और इसमें आप कभी भी कॉल करके अगर आपको कोई भी जरूरी है सपोर्ट की या कोई समस्या है, बच्चों के साथ कोई समस्या है, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। अभी और कोई चीज, तो अभी तक जो मैंने बातें बताई वो डायरेक्टली फैमिलीज को अनुभव होता है, यहाँ आके संस्थान में इस चीजों का वो फायदा ले सकते हैं। आउटरीच सर्विस और कैंप्स ऐसे लोगों के लिए है जो संस्थान में नहीं आ सकते हैं, तो कहीं और दूर एक कोने में एक विलेज है वहां पे बैठे हैं, उनको कोई सुविधा नहीं है, तो ऐसे जगह पे भी हमारे डिपार्टमेंट जाके कैंप कर रहे हैं, जैसे हियरिंग स्क्रीनिंग के लिए या फिर इवन सरकार की योजना जो है श्रवण यंत्र डिस्ट्रीब्यूट करने की, उसका लाभ भी इन कैंप्स में दिया जाता है। उसके अलावा एडिप स्कीम, जिसके अंतर्गत हम हियरिंग एड देते हैं, उसके अंतर्गत कॉकलियर इम्प्लांट भी पिछले 7 सालों से सरकार दे रहा है, जो कि सरकार की एक सबसे बड़ी स्कीम है, क्योंकि कॉकलियर इम्प्लांट जैसा महंगा उपकरण पूरी तरह से सरकार के तरफ से अभी तक 4000 से ऊपर बच्चों को दिया गया है। तो ये स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारे संस्थान के जरिए किया जाता है। उसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया, काफी सारे प्रोफेशनल्स हैं जो हियरिंग लॉस वाले बच्चों के साथ कार्य करते हैं। उनका हियरिंग टेस्टिंग करने वाले ऑडियोलॉजिस्ट हो या फिर उनको थेरेपी देने वाले स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट, एजुकेटर हो, स्पेशल स्कूल में एजुकेटर्स हो, या फिर ईयर मोल्ड बनाने वाले टेक्नीशियन, जो भी है, उनके लिए हमारे यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, जैसे ऑडियोलॉजी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी 4 साल का है, स्पेशल एजुकेशन 2 साल का। उसके अलावा हम शॉर्ट टर्म वर्कशॉप्स वगैरह करते हैं पेरेंट्स के लिए, सोशल वर्कर के लिए, कॉर्पोरेट ऑफिसेस के लिए एम्प्लॉयमेंट के बारे में, या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए कि और क्या चीजें कर सकते हैं इन लोगों के लिए। ऐसे सारे वर्कशॉप्स अभी ऑनलाइन भी काफी हो रहे हैं पिछले 2 सालों में, इसकी वजह से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पा रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, काफी नए नए सामग्री डेवलप करते हैं इन बच्चों को सिखाने के लिए, तरीके, इन बच्चों को सिखाने के लिए मटेरियल, या फिर जांचें, कोई टेस्ट होते हैं, इनकी भाषा की जांच हो या सुनने की जांच के लिए कोई उपकरण हो, इसके डेवलपमेंट होती है जो डायरेक्टली बच्चों के साथ इस्तेमाल हो जाती है।
मटेरियल सामग्री विकास, ये भी एक हमारा उद्देश्य है, जो डायरेक्टली काफी बार पेरेंट्स को हमने कुछ मटेरियल दिया होगा यहाँ से, सिंपली लाइक आपके बच्चे के साथ आप कैसे बात कर सकते हो, या फिर इंफॉर्मेशन कॉक्लियर इम्प्लांट क्या होता है, या फिर सरकार की क्या क्या योजना है, या फिर पब्लिक अवेयरनेस के लिए कि श्रवण दोष के कारण क्या हो सकते हैं, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, और फिर प्रोफेशनल्स के लिए भी कुछ थेरेपी का मटेरियल हो या फिर काउंसलिंग का मटेरियल हो, ऐसी सारी चीजें बनाई जाती है। उसके अलावा सबसे अंत में हम वकालत के लिए भी काम करते हैं। ये डायरेक्टली फैमिलीज के साथ जो काम करते हैं, इसके अलावा जैसे कोई बच्चा रेगुलर स्कूल में है, उसको वहां पे दिक्कत आ रही है, तो उसको सपोर्ट करना, जाके वो स्कूल के पर्सनल को, टीचर्स को, मैनेजमेंट को ये बताना कि हियरिंग लॉस क्या होता है, ये बच्चे को क्यों तकलीफ हो रही है, आप कैसे सपोर्ट कर सकते हो। या फिर अलग तरह के गवर्नमेंट एजेंसीज, एनजीओस के साथ नेटवर्किंग करना, उनके साथ काम करना, खास करके छोटे छोटे जगह पे जहाँ पे हम पहुंचे नहीं हैं अभी तक। या फिर अलग चीजों में हमारा एक्सपर्टीज देके हम कंसल्टेशन करते हैं, जैसे अगर किसी को कुछ ऑडियोमेट्री करने के लिए रूम बनाना है, तो उसके लिए हम कंसल्टेशन करते हैं कि वो रूम किस तरह से होना चाहिए, या फिर किसी को कुछ स्कीम चालू करनी है, कुछ योजना चालू करनी है, उसके बारे में। या फिर सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि हम सरकारी संस्थान है, तो सरकार के पास हम काफी बार रिप्रेजेंटेशन करते रहते हैं। जैसे काफी सालों तक एडिप स्कीम में बॉडी लेवल हियरिंग एड दे रहे थे, तो बार बार हमने वकालत करके उनको ये समझाया कि बॉडी लेवल हियरिंग एड अभी बहुत पुराने हो गए हैं, तो बीटी देने चाहिए, डिजिटल देने चाहिए, या फिर कॉक्लियर इम्प्लांट भी सरकार ने देना चाहिए। तो ये तरह की वकालत करने में भी हमारा संस्थान काम करता है। तो टू कंक्लूड मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारी संस्थान है और जो फैमिलीज है, हियरिंग लॉस वाले बच्चों के जो फैमिलीज है, उनका जो नाता है, जो रिलेशनशिप है, मैं ये मानती हूँ कि ये 2 वे रिलेशनशिप है। क्योंकि फैमिलीज तो डेफिनेटली अलियावर जंग में दी जाने वाली काफी सारी सेवाएं या उनके कार्य का लाभ तो उठा ही रही है, बट हम भी काफी हद तक इन फैमिलीज के थ्रू सीखते हैं। जैसे सिंपली मैंने बताया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च हम करते हैं, कुछ हमें स्टडी करना है, तो हम ये बच्चों को देख के उनके चीजों की डेटा कलेक्ट करके हमारी जानकारी को बढ़ावा मिल सकता है, इन बच्चों के साथ काम करके, इन फैमिलीज के साथ काम करके। तो इट इज अ 2 वे रिलेशनशिप। और दूसरी बात ये है कि ये जो रिलेशनशिप है, ये बच्चों के एकदम छोटी उम्र से लेके काफी आगे की आयु तक ये रिलेशनशिप चलता ही रहता है। जब भी बच्चे बड़े होते हैं, जॉब करने लगते हैं, उनकी शादियां होती है, जब शादियां होती है 2 डेफ बच्चों की, तो उनको सवाल आते हैं कि जेनेटिक काउंसलिंग की जरूरत है क्या, हमारे बच्चे को भी सेम प्रॉब्लम आएगी क्या, तो वी ऑफर सच गाइडेंस ऑल्सो। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये आई थिंक कि पूरे लाइफ स्पैन तक वो बच्चों के जारी रहती है। विद दैट आई शैल कंक्लूड, एंड अगेन आपको थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए और ये जानकारी सबके साथ शेयर करने के लिए। ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, इसके ऊपर काफी सारी जानकारी उपलब्ध होगी। थैंक यू अपर्णा मैडम, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी थी, आपने सब कुछ ही कवर कर दिया इस जानकारी में। मैम हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, क्या मैं वो क्वेश्चंस पढ़ सकती हूँ? या तो NIOS का जो प्रोग्राम है वो किस लैंग्वेज में चलता है अलियावर में? NIOS में देखिए, हम स्टडी सेंटर है, तो हम एक्चुअली अभी हिंदी और इंग्लिश को सपोर्ट कर रहे हैं, मराठी का फिलहाल तो नहीं है, बट हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चे आते हैं। एंड अलग अलग तरह के, जैसे वी हैव सम चिल्ड्रन हु आर विजुअली इम्पेयर्ड, वो आते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड तो खैर आते ही है। और हमारे यहाँ पे जो क्लासेस चलते हैं, जो कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, वो वीकेंड में चलता है, तो सैटरडे और संडे को
आके वो जो उनका रिक्वायरमेंट होता है कि एक बच्चा जब NIOS में एनरोल हुआ है तो सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स टीचिंग स्टडी सेंटर में होना चाहिए। तो उनके चॉइस के जो सब्जेक्ट होते हैं उन सब्जेक्ट्स के लिए फिर हम टीचर्स के साथ लाइजॉन करते हैं, टीचर्स को इनवाइट करते हैं कि आके इन बच्चों को आप पढ़ाए। तो अभी हिंदी और इंग्लिश के लिए वी आर ऑफरिंग। दैट्स ग्रेट। मैम, TSR अवेलेबल है परचेज के लिए? एक पेरेंट जानना चाहते हैं। हाँ, टेस्ट ऑफ स्कूल रेडीनेस ना परचेज के लिए अभी वो अवेलेबल नहीं है करंटली एट दिस टाइम, बट आई कैन लेट यू नो, आई कैन लेट ईदर फातिमा और वहिश्ता नो अबाउट इट व्हेनेवर इट इज अवेलेबल। श्योर मैम, थैंक यू सो मच। मैम, कॉक्लियर इम्प्लांट बच्चा होता है तो व्हेन ही इज एन एडल्ट 18 इयर्स तो उसे ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है? ड्राइविंग लाइसेंस तो मिल सकता है ना, डेफिनेटली। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ये और RTO की ये रिक्वायरमेंट है कि बच्चे को गाड़ी चलाते वक्त सुनने में ऐसी दिक्कत ना आए कि उसका या बाकी ड्राइवर्स का कोई डेंजर ना हो। Okay, he should himself or not put other people at risk when he is driving if he is deprived of audio signals. देखिए, इसके बारे में है ना, हमने काफी सारा डेलिब्रेशन किया था, RTO के साथ वर्कशॉप्स वगैरह किए थे, क्योंकि हमारा और काफी लोगों का ये मानना है कि ड्राइविंग एक्चुअली इज नॉट एन ऑडिटरी एक्टिविटी, इट इज मोर ऑफ अ विजुअल एक्टिविटी। अगर आप अच्छी तरह से देख सकते हो आगे के व्हीकल्स, आजू बाजू के व्हीकल्स, रियर व्यू मिरर में, तो यू आर ओके टू ड्राइव, बट इट्स नॉट दैट रूल। तो कॉक्लियर इम्प्लांट वाले बच्चे को तो अगर हम कॉक्लियर इम्प्लांट असिस्टेड ऑडियोग्राम जब लेते हैं तो उनके थ्रेशोल्ड्स तो डेफिनेटली काफी अच्छे आते हैं, और कॉक्लियर इम्प्लांट लगाने के साथ वो सॉफ्ट साउंड्स भी सुन सकते हैं, तो ड्राइविंग करने के लिए उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये प्रोसीजर पूरा करके वो ड्राइवर लाइसेंस ले सकते हैं। थैंक यू मैम। एक वन लास्ट क्वेश्चन मैम, बच्चे ने अगर सर्जरी एक कान की इम्प्लांट कराई है तो क्या दूसरे की सर्जरी अगर वो करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं? करवा सकते हैं मीन्स आर यू आस्किंग अंडर द स्कीम? Under the scheme, yes. No, under the scheme, government scheme is supporting only unilateral cochlear implant for obvious reasons. Instead of giving 2 implants to 1 child, we can give 1 implant to 2 children, which will help in improving their quality of life. So more number of people can be reached. So एक ही implant है, तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे काफी फैमिलीज है जिन्होंने एक कान का इम्प्लांट दूसरे किसी स्कीम के अंडर किया है, जैसे RBS के स्कीम है या फिर दूसरे कई ट्रस्ट से वगैरह फंडिंग लेके उन्होंने किया है, और फिर वो हमारे पास आते हैं दूसरा इम्प्लांट देने के लिए। बट ऐसो को अभी फिलहाल तो एलिजिबल नहीं माना जाता है स्कीम के अंदर। There's one more question, which if you mind, I don't mind, I'll read out. Yes. So it's madam, someone has asked if cochlear implant required to be done at a later age, say 14-15 years, then can it be done? For the government scheme, for children who have congenital deafness, the age limit is 5 years. Again, for obvious reasons, because हम सब जानते हैं कि जितना जल्दी हम करते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट उतना ही अच्छा फायदा होने की ज्यादा संभावना होती है। ऑल्सो स्कीम के अंदर अगर ऐसे कोई बच्चे हैं जो पहले जन्म के कुछ साल तक अच्छा नॉर्मल सुन रहे थे और बाद में उनको डेफनेस हुआ किसी कारण की वजह से, जैसे मम्स होते हैं या मेनिंजाइटिस होता है या कोई इन्फेक्शन की वजह से, तो ऐसे बच्चों के लिए हम 12 साल तक देते हैं। लेकिन अगर कंजेनाइटल लॉस है बच्चे को तो 5 साल के ऊपर स्कीम के अंदर कॉक्लियर इम्प्लांट नहीं दिया जाता है। अगेन इसकी कारण काफी क्लियर है, क्योंकि अगर बच्चा जन्म से सुनने में तकलीफ है और 14-15 साल तक अगर हियरिंग एड का कोई फायदा वगैरह नहीं हुआ और इम्प्लांट करेंगे तो ऑब्वियसली उसको आउटकम इतना अच्छा आने की संभावना नहीं है। Okay, thank you. Roshni, all yours. Yeah, thank you डॉक्टर अपर्णा हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अलियावर जंग की भूमिका, सुविधा और सारी जानकारी देने के लिए। Thank you so much to be with us. Thank you so much.
Thank you.